Hello everyone, welcome to class number 7 of database concept. लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि रिलेशनल मॉडल कंस्ट्रेंट्स हम किसको बोलते हैं और कुछ टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स के बारे में भी ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ कंस्ट्रेंट्स के बारे में जैसे कि नॉट नल कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, और जानेंगे कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं और कहाँ पे इस तरह के कंस्ट्रेंट्स को हम अप्लाई करते हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन, और सबसे पहले हम जानते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट के बारे में कि ये नॉट नल कंस्ट्रेंट होता क्या है और नॉट नल कंस्ट्रेंट को हम किस सिचुएशन में किस तरह के एट्रीब्यूट्स में अप्लाई करते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिस एट्रीब्यूट्स में हम चाहते हैं कि कोई भी वैल्यूज ब्लैंक ना रहे। उस तरह के एट्रीब्यूट्स में हम जिस तरह के कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं उस तरह के कंस्ट्रेंट को बोलते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट। ओके, सो क्या लिखा है देख लेते हैं। Sometimes it is required that certain attributes must not have null values. Sometimes हमें ऐसे कुछ attributes की जरूरत होती है जहां पे हम चाहते हैं कि कोई भी वैल्यू ब्लैंक ना रहे, कोई भी वैल्यू खाली ना रहे। तो उस तरह के एट्रीब्यूट्स में हम अप्लाई करते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट। ओके, कैसे अप्लाई करते हैं वो आगे हम जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तो प्रैक्टिकल क्लासेस में क्लियरली और भी देखेंगे। सपोज एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि इफ एवरी एम्प्लॉय मस्ट हैव ए वैलिड नेम। अगर एक कंपनी का हम देखें, वहां पे जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं सारे एम्प्लॉयज का वैलिड नेम होता है। तो हम चाहेंगे कि जो नेम एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं उस नेम एट्रीब्यूट का कोई भी वैल्यू ब्लैंक ना रहे, कोई भी वैल्यू नल ना रहे। तो वहां पे हम कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे? नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे। ओके, सो आई होप समझ आ गया होगा नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या है और इसको हम कब यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट इज एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो लास्ट क्लास में हमने की कंस्ट्रेंट के बारे में डिस्कस किया था और वहां पे हमने प्राइमरी की के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर प्राइमरी की के कॉन्सेप्ट को अच्छे से लास्ट क्लास में समझे हो तो एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट को भी हम बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। सो दिस कंस्ट्रेंट स्पेसिफाइज दैट, ये एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है? दिस कंस्ट्रेंट स्पेसिफाइज दैट द प्राइमरी की ऑफ ए रिलेशन कैन नॉट हैव नल वैल्यू। ओके, तो ये एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है ये क्या है? ये एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन है जो कि किसके ऊपर अप्लाई होता है? प्राइमरी की के ऊपर अप्लाई होता है एक रिलेशन का। ओके, तो ये प्राइमरी की क्या है एक रिलेशन का? ये प्राइमरी की एक रिलेशन का एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिस एट्रीब्यूट के वैल्यूज को यूज करके हम उस रिलेशन के सारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट, ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो उस प्राइमरी की एट्रीब्यूट के ऊपर हम एक रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं कि उस प्राइमरी की एट्रीब्यूट में कोई भी वैल्यू नल नहीं होना चाहिए। उस रिस्ट्रिक्शन को हम बोलते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। ओके, सो आई होप समझ आ गया होगा कि एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट क्या है। इट इज a kind of restriction that we apply on the primary key of a relation, that it must not contain any null value. ये एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन है, ये एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो कि हम एक रिलेशन की प्राइमरी की के ऊपर अप्लाई करते हैं कि उस प्राइमरी की एट्रीब्यूट में कोई भी वैल्यू नल ना हो। So the reason behind this constraint is that we know primary key contains no duplicate. इस कंस्ट्रेंट को डिफाइन करने के पीछे रीजन ये है कि हम जानते हैं कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन नहीं करता। ओके, और अगर हम नल वैल्यूज को प्राइमरी की एट्रीब्यूट में अलाउ करेंगे तो वहां पे ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि मोर देन वन रिकॉर्ड नल वैल्यूज कंटेन कर सकते हैं उस प्राइमरी की एट्रीब्यूट के लिए, जिसके द्वारा वहां पे डुप्लीकेसी होने के चांसेस हैं। और डुप्लीकेसी अगर वहां पे होता है तो वो प्राइमरी की का जो डेफिनेशन है खुद ही उसको वायलेट कर रहा है, क्योंकि प्राइमरी की का डेफिनेशन हमें बोलता है कि वो एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, और यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक वैल्यू यूनिक होना चाहिए।
और अगर हम नल वैल्यूज को अलाउ कर देंगे तो वहां पे यूनिकनेस और रहेगा नहीं, डुप्लीकेट वैल्यू आने के चांसेस हैं, मल्टीपल वैल्यूज नल होने के चांसेस हैं, जिसके द्वारा यहाँ पे हमें एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अप्लाई करने की जरूरत है। किसके ऊपर? प्राइमरी की एट्रीब्यूट के ऊपर, हमारे रिलेशन का। सो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या है। अभी हम नेक्स्ट आते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट कंस्ट्रेंट, दैट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हम कहाँ पे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? सो दिस इज ए दिस इज द कंस्ट्रेंट दैट इज स्पेसिफाइड बिटवीन टू रिलेशन। ये एक ऐसा कंस्ट्रेंट है, ये एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन है जो दो रिलेशंस के बीच स्पेसिफाई किया जाता है या फिर दो रिलेशंस के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ओके, सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं दो रिलेशन को लिंक करने के लिए, दो रिलेशन को कनेक्ट करके दोनों रिलेशन के डेटा को एट द सेम टाइम यूज करने के लिए हम मेनली इस कंस्ट्रेंट को यूज करते हैं। दिस कंस्ट्रेंट इज स्पेसिफाइड बिटवीन टू रिलेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा कंस्ट्रेंट है जो कि स्पेसिफाई किया जाता है दो रिलेशंस के बीच? दैट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। और इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम समझेंगे फॉरेन की क्या है, तब आसानी तरीके से हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट क्या है वो भी समझ जाएंगे। तो उससे पहले हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है वो समझ लेते हैं, है कि नहीं? देखो यहाँ पे एक टर्म आता है रेफरेंशियल, रेफरेंशियल टर्म आता है रेफरेंस से। तो जैसे कि अगर हम कुछ कहीं से पढ़ते हैं तो हम कहीं से कुछ रेफरेंस लेते हैं कि नहीं? तो रेफरेंस लेना मतलब क्या? मतलब हमें कुछ डेटा चाहिए और वो डेटा कहीं और एक बुक में स्टोर है या फिर कहीं और एक जगह पे स्टोर है, वहां से हम उस डेटा को लाते हैं और हमारे इंफॉर्मेशन में यूज करते हैं, हमारे फाइल्स में यूज करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स में यूज करते हैं। उसको बोलते हैं रेफरेंस लेना। राइट, है कि नहीं? जैसे कि मेरे पास एक नोट कॉपी है, उस नोट कॉपी में मुझे कुछ नोट्स बनाने हैं और उस नोट्स को बनाने के लिए मुझे कुछ रेफरेंसेस चाहिए। तो मैं कुछ बुक का रेफरेंस ले रहा हूँ और उस बुक में जो नोट्स हैं उसको मैं वहां से लाके अपने नोट कॉपी में पुट कर रहा हूँ। ओके, उसको बोलते हैं रेफरेंस लेना। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम मीनिंग है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब डेटाबेस में क्या होता है? डेटाबेस में हम डेटा को कैसे स्टोर करते हैं? रिलेशंस के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और एक रिलेशन में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो वैल्यूज को कंटेन करते हैं, है कि नहीं? तो सपोज मेरे पास फर्स्ट टेबल है एंड सेकंड टेबल है, रिलेशन मतलब टेबल। तो फर्स्ट टेबल का एक एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट में कुछ वैल्यूज है कि नहीं? और सेकंड टेबल में भी मुझे उसी तरह का सेम एट्रीब्यूट चाहिए और उसमें भी वही सेम टाइप के वैल्यूज चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड टेबल में जो एट्रीब्यूट है उस एट्रीब्यूट के लिए मैं दोबारा वैल्यू एंटर ना करके मैं फर्स्ट टेबल के उसके जो सिमिलर टाइप ऑफ एट्रीब्यूट था उससे मैं वैल्यू रेफरेंस के हिसाब से ले सकता हूं, है कि नहीं? जिसको हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। When one attribute of a relation can only takes value from another attribute of same relation or any other relation। मतलब एक रिलेशन है, एक रिलेशन में एक एट्रीब्यूट है और उस एट्रीब्यूट में हम जो भी वैल्यूज पुट करेंगे वो वैल्यू या तो उसी रिलेशन के कोई दूसरे एट्रीब्यूट का होगा या फिर कोई दूसरे सेम रिलेशन के कोई दूसरे एट्रीब्यूट का होगा या फिर कोई दूसरे रिलेशन के एक एट्रीब्यूट का होगा। ओके, तो उस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, उस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ओके, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज एक रिलेशन है स्टूडेंट, ओके, और एक रिलेशन है हॉस्टल। तो जो स्टूडेंट वाला रिलेशन है वहां पे रोल नंबर नाम का एक एट्रीब्यूट है, वहां पे सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर है। दूसरा जो हॉस्टल टेबल है वहां पे भी हमें जो हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहेंगे उनका रोल नंबर चाहिए।
तो वहां पे दोबारा मैं हॉस्टल वाले टेबल में रोल नंबर इंडिविजुअली एंटर ना करके अगर मैं उस रोल नंबर को स्टूडेंट टेबल से रेफरेंस के हिसाब से लेके यूज करूंगा, तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। आई होप अभी समझ आ गया होगा अच्छे से कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है क्या। ओके, सो द मेन पर्पस ऑफ दिस कंस्ट्रेंट इज, तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मेन पर्पस क्या है? To check that data entered in one relation is consistent with the data entered in another relation। इस कंस्ट्रेंट को यूज करने का मेन मोटिव क्या है, मेन एम क्या है, मेन पर्पस क्या है? कि अगर हमें मल्टीपल टेबल्स में सेम डेटा चाहिए तो वो डेटा कंसिस्टेंट हो, क्योंकि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं डेटाबेस में कि डेटाबेस अप्रोच में डेटा डुप्लीकेसी रिड्यूस होता है एंड डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन होता है कि नहीं? तो अगर हमें दो रिलेशन में सेम रोल नंबर वाला डेटा चाहिए, अगर हम दो बार उसको स्टोर कर देंगे मतलब डेटा डुप्लीकेसी हो गया। डेटा डुप्लीकेसी हो गया मतलब वहां पे डेटा इनकंसिस्टेंसी होने के चांसेस हैं, है कि नहीं? डेटा इनकंसिस्टेंट होने की चांसेस हैं। तो उस इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम इस कंस्ट्रेंट को मेनली यूज करते हैं, जिसके द्वारा अगर हम एक टेबल में ऑलरेडी वही सेम डेटा को स्टोर कर चुके हैं एक एट्रीब्यूट में, तो दूसरे टेबल में अगर वही सेम डेटा और एक एट्रीब्यूट में हमें चाहिए, तो हमें उसको दोबारा एंटर करने की जरूरत नहीं है। हम उस फर्स्ट टेबल से उस एट्रीब्यूट के वैल्यू को रेफरेंस के हिसाब से ले सकते हैं। किस कंस्ट्रेंट के माध्यम से? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के माध्यम से। ओके, तो अभी आई थिंक सबको समझ आ गया होगा कि ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या है और इसको मेनली हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इज ए restriction that we apply or that we specify between two relation। okay, for which purpose? To maintain the consistency। okay, how? Suppose we have some value in the first relation and exactly same value we need in the second relation. If we will store the same value in both the relation two times, then it will create duplicacy, and because of which we may have the problem of data inconsistency. So if the data already stored in one table, and if we will take it as reference in another table, then we do not need to store the same data multiple number of times. And if we are not going to store the same data multiple number of times, then there will be no any chance of having data inconsistency. That means referential integrity constraint is a concept that we mainly use to maintain the consistency in a database। Okay, तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा आसान तरीके से समझने के लिए। सो फॉर एग्जांपल कंसीडर टू रिलेशन स्कीमा। दो रिलेशन स्कीमा यहाँ पे हमें दिया गया है, एक डिपार्टमेंट रिलेशन, उसके एट्रीब्यूट्स और डिपार्टमेंट आईडी जिसके नीचे अंडरलाइन है, मतलब ये प्राइमरी की है, ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। देन और एक रिलेशन स्कीमा है जहाँ पे रिलेशन का नाम है टीचर और बाकी एट्रीब्यूट्स हैं, और यहाँ पे प्राइमरी की क्या है? टीचर आईडी। ओके, ये गिवन है हमें। So the relation which is referencing another relation is called referencing relation, and the relation to which other relations refer is called referenced relation। समझो, the relation which is referencing another relation मतलब एक रिलेशन जो अपने एट्रीब्यूट के वैल्यूज के लिए दूसरे रिलेशन को रेफर कर रहा है, वो है रेफरेंसिंग रिलेशन। जैसे कि फर्स्ट टेबल में रोल नंबर है और सेकंड टेबल को वही सेम रोल नंबर चाहिए, तो वो फर्स्ट टेबल से रेफर करके लेगा, तो सेकंड टेबल हो गया रेफरेंसिंग रिलेशन। एंड द फर्स्ट रिलेशन, द रिलेशन टू विच अदर रिलेशंस रेफर, और जिस रिलेशन को बाकी रिलेशन रेफर करके उससे डेटा ले रहे हैं, वो है रेफरेंस्ड रिलेशन। मतलब जो फर्स्ट टेबल जिसमें रोल नंबर हमने पहले से स्टोर करके रखा है, वो है रेफरेंस्ड रिलेशन। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। जिस टेबल में हम पहले से डेटा स्टोर करके रखे होते हैं वो है रेफरेंस्ड, और जो टेबल
उस फर्स्ट टेबल से डेटा को लेके यूज करता है वो है रेफरेंसिंग रिलेशन। ओके, सो द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कीज अंडरलाइंड अबव। डिपार्टमेंट आईडी जो कि प्राइमरी की है डिपार्टमेंट रिलेशन में, एंड टीचर आईडी जो है प्राइमरी की टीचर रिलेशन में, जो कि अंडरलाइन किया गया था ऑलरेडी, हम प्रीवियस पेज में यहाँ पे देख चुके हैं। ओके, so now we may notice that department ID, the primary key of relation in department, is also present in relation teacher. Okay, जो डिपार्टमेंट आईडी नाम का जो एट्रीब्यूट है, जो प्राइमरी की के हिसाब से डिपार्टमेंट रिलेशन में प्रेजेंट है, हम देख सकते हैं वही डिपार्टमेंट आईडी टीचर रिलेशन में भी प्रेजेंट है। ओके, क्यों? क्योंकि जितने भी टीचर हैं वो कोई ना कोई डिपार्टमेंट के पार्ट होंगे। तो मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी हमें जो चाहिए वही सेम डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे भी होगा, है कि नहीं? तो ऑलरेडी हम डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट रिलेशन में एक बार वैल्यू स्टोर कर चुके हैं, तो डिपार्टमेंट आईडी जो टीचर रिलेशन में है दोबारा स्टोर करेंगे तो डुप्लीकेसी होगा। तो दोबारा स्टोर ना करके हम क्या करेंगे, रेफरेंस के हिसाब से लेंगे। कहाँ से? डिपार्टमेंट रिलेशन के डिपार्टमेंट आईडी से रेफरेंस के हिसाब से लेंगे। ओके, तो अ, उसको रेफरेंस के हिसाब से जब हम लेंगे, तो जिस टेबल से हम रेफरेंस के हिसाब से ले रहे हैं, मतलब हम डिपार्टमेंट टेबल से रेफरेंस के हिसाब से ले रहे हैं, तो डिपार्टमेंट टेबल जो हो गया वो क्या हो गया, रेफरेंस्ड रिलेशन। और रेफरेंस्ड रिलेशन का हम किस एट्रीब्यूट का वैल्यू रेफरेंस के हिसाब से ले रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी। तो वहां पे डिपार्टमेंट आईडी क्या है, प्राइमरी की। और उस डिपार्टमेंट आईडी के वैल्यू को हम जिस टेबल में रेफरेंस के हिसाब से यूज करेंगे, कौन से टेबल में रेफरेंस के हिसाब से यूज करेंगे, टीचर टेबल। तो टीचर टेबल यहाँ पे क्या हो गया, रेफरेंसिंग रिलेशन। और रेफरेंसिंग रिलेशन में जो एट्रीब्यूट वैल्यू को रेफरेंस के हिसाब से लाके यूज कर रहा है उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन की। ओके, सो वी से दैट डिपार्टमेंट आईडी ऑफ टीचर रिलेशन इज ए फॉरेन की, that references primary key of department relation. Okay, the of that attribute name is department id। वही बोला ना मैंने कि डिपार्टमेंट रिलेशन का जो डिपार्टमेंट आईडी है जिसको हमने प्राइमरी की के हिसाब से डिक्लेयर किया था, इसको हम रेफरेंस के हिसाब से यूज कर रहे हैं किसमें, टीचर रिलेशन में। तो टीचर रिलेशन हो गया हमारे लिए रेफरेंसिंग रिलेशन, एंड डिपार्टमेंट रिलेशन हो गया हमारे लिए रेफरेंस्ड रिलेशन। और डिपार्टमेंट रिलेशन का जो डिपार्टमेंट आईडी जो प्राइमरी की है वो रेफरेंसिंग रिलेशन मींस टीचर रिलेशन में वो डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की के हिसाब से कंसीडर किया जाता है। तो आई होप अभी सबको समझ आ गया होगा कि ये फॉरेन की भी क्या है और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या है, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट को हम मेनली किस पर्पस के लिए यूज करते हैं डेटाबेस में। ओके, इट इज important to emphasize that it is important to emphasize that, sorry, it is not necessary to have same name for foreign key as of the corresponding referenced primary key। ये हमें जानना जरूरी है कि प्राइमरी की एंड फॉरेन की जो दो अलग अलग रिलेशन में होते हैं, दोनों का नेम सेम होना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे कोइंसिडेंटली हमारा प्राइमरी की एंड फॉरेन की का दो रिलेशन में एट्रीब्यूट का नेम सेम था, बट सेम होना कंपलसरी नहीं है। हम उसका और एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने दो रिलेशन स्कीमा लिया है, डिपार्टमेंट एंड टीचर। तो यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट आईडी है और यहाँ पे हमने लिया डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट रिलेशन में हमने लिया डिपार्टमेंट आईडी, एंड टीचर रिलेशन में हमने लिया डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर जो है हम इसको फॉरेन की के हिसाब से यूज कर सकते हैं, मतलब इस डिपार्टमेंट नंबर में हम वैल्यूज रेफरेंस के हिसाब से लेके यूज कर सकते हैं डिपार्टमेंट रिलेशन के डिपार्टमेंट आईडी एट्रीब्यूट से। ओके, कोई कंपलसरी नहीं है कि फॉरेन की एंड प्राइमरी की दोनों ही एट्रीब्यूट का नेम सेम हो। ओके, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फॉरेन की में ऑल्सो रेफर टू द सेम रिलेशन। ओके, मतलब एक जैसे कि एक टेबल है, एक टेबल में
एक टेबल में हम कंसीडर कर सकते हैं एक एट्रीब्यूट, उसमें कुछ वैल्यूज हैं और वही सेम वैल्यू उसी रिलेशन में हमें और एक एट्रीब्यूट में चाहिए, तो दोबारा हमें उस एट्रीब्यूट में वैल्यू स्टोर करने की जरूरत नहीं है। वो हम फर्स्ट एट्रीब्यूट से उसी रिलेशन का रेफरेंस के हिसाब से ले सकते हैं। दैट मीन्स हम जब भी एक एट्रीब्यूट का वैल्यू रेफरेंस के हिसाब से ले रहे हैं तो उसको हम सेम रिलेशन में भी रेफरेंस के हिसाब से ले सकते हैं, दूसरे रिलेशन में भी रेफरेंस के हिसाब से ले सकते हैं। ओके, तो उसके लिए भी हमने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे एक रिलेशन स्कीमा लिया है जिसका रिलेशन का नाम है रेसिडेंट्स। तो यहाँ पे देखो, ये है रेसिडेंट आईडी जो प्राइमरी की के हिसाब से कंसीडर्ड है, और एक है नाइबर रेसिडेंट आईडी। तो ये रेसिडेंट आईडी मतलब क्या, उस रेसिडेंस में वहां पे जितने भी लोग रहते होंगे उन सब का रेसिडेंट आईडी होगा, है कि नहीं। तो जो उस रेसिडेंट आईडी का जो नेबर है वो भी तो उस रेसिडेंट आईडी के लिस्ट में होगा, होगा कि नहीं। अगर मैं एक कॉलोनी में रहता हूं, अगर मैं एक रेसिडेंट हूं, मेरा अगर आईडी है, तो मैं किसी दूसरे के लिए नेबर हुआ कि नहीं। तो मेरा रेसिडेंट आईडी नेबर रेसिडेंट आईडी के हिसाब से यूज होगा कि नहीं, होगा। तो नेबर रेसिडेंट आईडी के लिए हमें दोबारा वैल्यू इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम इस रेसिडेंट आईडी से वैल्यू को रेफरेंस के हिसाब से ले सकते हैं, जहाँ पे रेसिडेंट आईडी मींस आर आईडी यहाँ पे प्राइमरी की के हिसाब से कंसीडर होगा, एंड नेबर रेसिडेंट आईडी फॉरेन की के हिसाब से कंसीडर होगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हो, द प्राइमरी की ऑफ दिस रिलेशन आर आईडी, in order to store information about neighbor, we have created a foreign key neighbor RID that references RID of resident, है कि नहीं। तो हमें दोबारा वैल्यू स्टोर करने की जरूरत नहीं है, हम सेम रिलेशन में भी एक एट्रीब्यूट का वैल्यू रेफरेंस के हिसाब से लेके दूसरे एट्रीब्यूट में यूज कर सकते हैं। सो नोट दैट रेफरेंसिंग एंड रेफरेंस्ड रिलेशन आर सेम इन दिस केस। मतलब यहाँ पे रेफरेंसिंग रिलेशन भी वही सेम है और रेफरेंस्ड रिलेशन भी वही सेम है, क्योंकि वही एक ही रिलेशन में प्राइमरी की भी है फॉरेन की भी है। तो आई होप आज के क्लास में हमने ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स के बारे में डिस्कस किया वो सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।